हेलो, वेलकम। तो देखिए, आगे हम गोदान का पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ तक पढ़ चुके थे राय साहब के घर तक। और ये ओंकारनाथ और सबकी बातें थी ना। तो फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे गोविंदी और खन्ना और गोविंदी की, और कैसे बनता है, क्या क्या होती है उसके फैमिली के बारे में। एक बार तो ओंकारनाथ के फैमिली के बारे में पढ़ लिया अपन ने, देख लिया कि ओंकारनाथ और वो उसकी मैडम थी ना, क्या नाम था, गोमती। गोमती है और गोविंदी है ना। दुनिया के भीतर स्नेह दादा। उधर दूसरे में था और यहाँ पर तो हो जाता है ना। तो गोमती का हो गया, फिर दुनिया का, दुनिया धनिया ये सब की बातें हो गई थी। तो आप क्लास देख लीजिएगा, फिर से करेंगे तो फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो ये ना थी, गोमती थी। देखते हैं, अब एक नज़र हो जाए तो मैं दे देती हूँ। कहाँ पर है, ध्यान सिंह के घर ये था, ध्यान सिंह के यहाँ भेजा था। तो ये सब हो चुका है। और इधर दूसरे में ही घूमती थी, पहले वाले में। ये इसमें ही थी, 17 भाग में। कार्तिक महीना था। और ये कौन सा, 18 है ना। 17 18, तो इसमें थी गोमती, 13। ये गोमती के बारे में पढ़ा था ना। ओंकारनाथ दुखी थी और उसकी पत्नी गोमती विद्रोह कर रही थी। वो देर से आया था रात में, तो फिर वो बातें करने लगा दोनों। और वो राय देख रही थी, तो बहुत रात बीत गए थे। तो यही सब था। फिर आगे के में उसके धनिया उसका पढ़ा था। अहोरी के घर की बातें पढ़ा था। आगे देखते हैं। और ये होरी और पूजा का कहीं आया था, शंख बजा था, तब वो ये राम नाम ले रहा था और चन्नामृत के बारे में ये सब बातें कर रहा था। तो आप क्लासेस देख लीजिएगा आप, इसके पहले वाली। और ये 18वां भाग आज है। तो बहुत ही रोचक है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और कहानी एग्जाम में तो आता ही है, इससे कंटेंट बनता ही है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरी क्लासेज ये देख लेंगे तो किसी का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ये पक्का है। वही है, बशर्ते ध्यान से देखें। तो देखते हैं। खन्ना और गोविंदी, गोविंदी है। और ये वो उधर तो था ओंकारनाथ और गोमती थी। और इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, लिख लेना है। और वो संपादक था। और ये खन्ना चीनी शक्कर मिल के मालिक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये मिल का मालिक है खन्ना, और वो ओंकारनाथ था, संपादक था। और खन्ना और गोविंदी में नहीं पढ़ती थी। तो फिर इसकी का भी देखते हैं कि क्यों नहीं पढ़ती थी। और तो एक का स्वभाव होता है ना, स्वभाव के कारण होता था। तो देखते हैं, खन्ना और गोविंदी नहीं पढ़ती थी, क्यों क्यों नहीं पढ़ती वह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उसे उसके ग्रहों में तो आमतौर पे यही देखा जाता है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है ना, तो अपने यहाँ पे यही देखा जाता है कि उसके ग्रह दोष के कारण ऐसा होता है कि किसी का स्वभाव ऐसा खराब हो जाता है। अध्यात्म में यही कहा जाता है। इसी से मैं अपना शादी शादी संबंध भी इसी से आता है कि वो अपने पूर्व जन्म का जो होता है, तो उसी के अनुसार संबंध बनता है, इस हिसाब से भोगा जाता है। तो ऐसा है। तो इसमें भी वही है। तो यहाँ कुछ जमता नहीं। तो देखिए, तो नहीं पढ़ती थी, बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों के विरोध है। हालांकि विवाह के समय में तब ये वो थप्पड़ ऊपर मारता है इसमें, वो दोनों में कहा सुनी हो जाती है। तो फिर खन्ना आता है छोड़ने। फिर इसमें भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। एक स्त्री की कहानी कि कितना संपन्नता में भी उसको कैसा अभाव महसूस होता है और उसका मन खुश नहीं रहता और वो प्रताड़ित होती है। तो उसका ही कहानी है इसमें। तो अपन देखते हैं। उसके 3 3 बच्चे भी हैं।
तो हालांकि विवाह के समय ग्रह नक्षत्र खूब मिला लिया गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई रहस्य हो सकता है। मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। खन्ना की क्या है, सब ये है, देख लेना। गोवंदी अप्सरा अप्सरा ना हो पर रूपवती अवश्य है। तो देखिए खन्ना की क्या विशेषता है और गोविंदी का भी क्या है कि वो अप्सरा ना सही लेकिन अच्छी है, मतलब अच्छी दिखती है, रूपवती अवश्य है, गेहुआ रंग है, लज्जाशील आंखें हैं। तो ये अवश्य पूछेगा कि इसका क्या है कि अब अभी 2025 के पेपर से रंगों पे आ गया है, तो ये भी आ सकता है। तो ये देखिए गेहुआ है, सामने उठकर झुक जाती है आंखें, एक बार सामने उठकर कपोलों की लाली ना होकर भी चिकनापन है, कपोलों पर लाली ना होकर भी चिकनापन है, गोविंदी की ऐसा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। गात कोमल, अंग विन्यास सुडोल और गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है, मानव संसार के व्यवहार और व्यापार को है समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं है। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन है। तो खन्ना के पास विलासता की कमी नहीं है। क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए ऊपरी साधनों की कमी नहीं है, अव्वल दर्जे की बंगला है, अव्वल दर्जे की फर्नीचर है और अव्वल दर्जे की कार है, अपार धन है। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसा इन चीजों की कोई मूल्य नहीं है, इस सारे खारे सागर में भी वह प्यासी पड़ी रहती है थी। मतलब सागर तो देखो सागर में धन संपदा भरी रहती है लेकिन खारा रहता है, लेकिन उसी का तुलना किया गया है कि खारे सागर में प्यासी सी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन गृहस्थी छोटे मोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है और इनमें इतनी व्यस्त रहती कि भोग की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। आकर्षण क्या वस्तु है और कैसे उत्पन्न हो सकता है उसकी ओर उसने कभी विचार ही न किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, ना उसके भोग की वस्तु है, फिर क्यों आकर्षण बनने की चेष्टा करे। अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता तो कामिनियों के पीछे मारा फिरता है, तो वो उसका दुर्भाग्य है। तो ये लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी देख लीजिएगा। उसका हुआ ये है, तो जैसे द्वेष है, मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है और अपार संपत्ति तो जैसे ही उसकी आत्मा की कुचलती रहती है, दबाती रहती है और इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती है, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती है। तो बाधा इससे मालती से उसकी नहीं बनती है और मालती जो है छेल छबीली है, एकदम लटके झटके देने वाली, और ये गृह स्वामी है, मतलब बच्चे को पालती है और घर गृहस्थी देखती है, तो उस टाइप की है, तो दोनों में नहीं बनती है। और वो मालती को सभी झटके देते हैं, मतलब वो उसके आगे पीछे राय साहब भी लट्टू होते हैं और वो एक और जो है मेहता, वो सभी क्यों वेश्याओं के मुजरे होते हैं और क्यों यह संदेह या बनावट और अशांति के जीवन पथ पर कांटा बनती है। बहुत पहले जब बालिका विद्यालय में पढ़ती थी तो उसे कविता का रोग लग गया था। अब देखिए ये ना जब बचपन में ही जब पढ़ती थी तभी से इसको कविता आता था, ये इसको गोविंदी को। जहाँ दुख और वेदना की जीवन तत्व का तत्व है, संपत्ति है विलास के, तो केवल इसलिए कि उसकी होली जलाई जाए तो मनुष्य को असत्य और शांति की ओर ले जाता है।
अब अभी भी कभी कभी कविता रचती है। तो देखिए होली की आई है बात, तो ये ध्यान में रखना है, संपत्ति विलास केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाता है। तो संपत्ति का इससे तुलना किया है। तो हम भी अब भी कभी कभी कविता रचती थी। वह अब भी कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाइए सुनाइए किसे, सुनाए किसे, मतलब वो कविता रचती थी लेकिन वो सुनाए किसे। उसकी कविता केवल मन ही तरंग की या भावना का उड़ान न थी, उसके एक एक शब्द उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी रह होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा, जहाँ वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपने शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक भी देते। तो उसका पति खन्ना था, तो ये इसके मन के भाव को वो नहीं समझता था। उसका पति था लेकिन धन के मन मग्न में मग्न रहता था। और ये अपना लिखती थी, ये अलग स्वभाव की थी। तो उसको भोग विलास में कुछ मन ही नहीं लगता था, तो फिर ये कविताएं लिखती थी और कभी कभी वो देखता था तो कविता फाड़ भी देता था। और संपत्ति की यह दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी, संपत्ति एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नर्म था, घर में उतना ही कटु और उदंड था। तो खन्ना का व्यवहार घर में सही नहीं था। अपने बाहर ये काम में जो चीनी मिल का मिल खोला हुआ था, मिल में तो ग्राहकों के प्रति बहुत मीठी स्वर था और घर में उदंडता था, कटु और उदंडता था।